Welcome students to our lecture on pair of linear equations. So in this lecture, we will see further topics on pair of linear equation. The first one is graphical solution. We will see how to graphically solve a linear equation. That means how to find a solution by plotting the graph. Next, we will see the first algebraic method, which is substitution method. Substitution methods working methodology क्या होगी ये देखेंगे. Then at the end we will solve certain problems on substitution method, which will be pair of linear equations and word problems as well. So let's move on to the first topic. So we will first start with graphically solving pair of linear equations. So graphically solving pair of linear equations, our first problem is to solve a linear equation. Okay, so let us start with this linear equation. This is an NCERT textbook problem. प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने देखा था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के मीनिंग क्या होते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. अब हम उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पर पहुंच चुके हैं. ओके, वी आर ऑलरेडी ऑन एक्सरसाइज 3.2. तो अब हम लोग 3.2 के एंड की तरफ जा रहे हैं. सो अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, 2x + 3y - 8 = 0. देन राइट another लीनियर इक्वेशन, एक और लीनियर इक्वेशन लिखो दो वेरिएबल्स में, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज एन इंटरसेक्टिंग लाइन. तो अब जो नई इक्वेशन आप लिखोगे उसके साथ क्या बन जाएगा, उसके साथ इसका एक पेयर बन जाएगा. और वो पेयर कैसा होना चाहिए, वो पेयर होना चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइंस का. तो हम क्या करेंगे, हम पहले एक पेयर लिख के दिखाएंगे आपको, फिर हम आपको उसका ग्राफ दिखाएंगे और आप ग्राफ में देखोगे कि वो लाइन इंटरसेक्टिंग है. एंड यू कैन ऑल्सो गेस व्हाट विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि भाई ये कैसे पता चलेगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, कैसे लिखेंगे. तो हमने लास्ट क्लास, अगर आप याद करो तो लास्ट क्लास में आपको हमने क्या बताया था. लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था A1/A2, B1/B2, C1/C2 के रेशियो का कॉन्सेप्ट. ओके, सो दोज स्टूडेंट्स हु डू नॉट रिकॉल दे कैन एक्सेस द लास्ट लेक्चर. ठीक है, लास्ट लेक्चर को आप देखिएगा, लेक्चर 1. नाउ अब देखो, हमने उस रिजल्ट से देखा कि इंटरसेक्टिंग लाइन कब होता है. इंटरसेक्टिंग लाइन होता है जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2. ये कंडीशन होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए. ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंडीशन है. तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंडीशन है. इसका मतलब आप क्या करोगे, आप ऐसे कोफिशिएंट्स का सिलेक्शन करोगे जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर दें. अब आपको पहला इक्वेशन दिया गया है, यानी आपको A1 दिया गया. ओके, तो A1 आपको दिया गया है. A1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं. A1 हमें दिया गया है 2 और B1 हमें दिया गया है 3. तो हमने सिलेक्शन किया, हमने लिया A2 की वैल्यु, सपोज करो A2 की वैल्यू हमने ले लिया 3 और B2 की वैल्यू हमने ले लिया 2. ठीक है, अब क्या हो गया, ये अब हो गया आपका A1/A2. अगर आप ध्यान से देखो तो A1/A2 क्या हो जाएगा आपका, A1/A2 हो जाएगा 2/3. ठीक है, दिस इज 2/3. दूसरी तरफ से अगर आप देखोगे B1/B2 तो उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, दिस इज 3/2. तो क्लियरली आपने देखा दे आर नॉट इक्वल. ठीक है, तो आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. यानी कि अगर हम ये लाइन प्लॉट करते हैं जिसका इक्वेशन हो जाएगा, दिस इज 3x + 2y = कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो, हमने यहाँ पर लिया है 1. ओके, तो कांस्टेंट आप कोई भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. A1, A2, B2 भी आप कोई भी पेयर ले सकते हो. तो ऐसी बहुत सारी लाइन बन सकती है. हमने एक लाइन ये ले लिया, अब इसको हमने प्लॉट किया तो ये ग्राफ आपके सामने आ गया. ठीक है, ये ग्रीन कलर से जो लाइन है ये आपका गिवन लाइन था, 2x + 3y = 8. और जो ऑरेंज कलर से लाइन है ये हमारा सिलेक्टेड लाइन था जो हमने खुद से सिलेक्ट किया, 3x + 2y = 1. तो आप देख रहे हो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहीं पर सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है. तो इस तरह से हमने जो लाइन का सिलेक्शन किया है वो हमारी प्रायर नॉलेज, यानी जो पहले से हमें पता है कि लाइन इंटरसेक्टिंग होती है अगर कोफिशिएंट सर्टेन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, उसी की बेसिस पे यहाँ पर हमने सिलेक्शन किया. सो नाउ सिमिलरली मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम. अब जो नेक्स्ट हमें दिया गया, नेक्स्ट हमसे बोला गया ऐसा लाइन सिलेक्ट करो जो गिवन लाइन के पैरेलल हो जाए. तो देखो गिवन लाइन आपको क्या दिया गया, गिवन लाइन आपको दिया गया है 2x + 3y = 8. और आप जानते हो पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होती है, पैरेलल के लिए कंडीशन होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2. ठीक है, तो A1/A2 B1/B2 के इक्वल हो जाए
और C1 अपॉन C2 डिफरेंट हो जाए, ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस के लिए। तो अब आपने क्या सिलेक्ट किया, देखो यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया लाइन को 3x प्लस 2y equals to 1. Okay, so this is 3x plus 2y, sorry, it's not 3x plus 2y. तो 2x plus 3y, 2x plus 3y equals to 1. ये लाइन से अगर आप कंपेयर करो तो 2 अपॉन 2 1 हो गया, 3 अपॉन 3 1 हो गया, दोनों इक्वल हो गए। बट 8 अपॉन 1 C1 अपॉन C2 की वैल्यू आपकी डिफरेंट आ गई। तो ये लाइन आपका जो है वो सेटिस्फाई कर देगा पैरेलल का कंडीशन। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दोगे आपको A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या मिल रही है, A1 अपॉन A2 की वैल्यू मिल रही है 2 अपॉन 2। B1 अपॉन B2 की वैल्यू क्या मिल रही है, B1 अपॉन B2 की वैल्यू मिल रही है 3 अपॉन 3। और C1 अपॉन C2 की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, C1 अपॉन C2 की वैल्यू मिल रही है 8 अपॉन 1। तो आपकी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई, लाइंस विल बी पैरेलल। ओके, तो पैरेलल लाइन के लिए हमेशा क्या हो सकता है, आप इजीली सेम कोएफिशिएंट ले लो और कांस्टेंट में चेंज कर दो, तो आपको पैरेलल लाइन मिल जाएगी। सो नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द थर्ड केस, जहां पर हमको कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, तो हमें जो गिवन लाइन था वो क्या था, जो हमारा गिवन लाइन है वो है 2। तो गिवन लाइन आपका है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8। अब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि एक आपको मिल जाए कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन कैसे मिलेगा आपको, कोइंसिडेंट लाइन तभी मिलेगा जब आपके कोफिशिएंट्स का रेशियो बिल्कुल सेम हो, यानी A1 अपॉन A2 की वैल्यू और B1 अपॉन B2 की वैल्यू और C1 अपॉन C2 तीनों की वैल्यू सेम आ रही हो। ठीक है, A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 ऑल आर सेम। उसका तरीका क्या है, आप इस इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। तो आपको गिवन इक्वेशन दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8। सपोज करो आपने पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लिया किसी नंबर से, लेट अस कॉल दैट नंबर इज से 3 से आपने मल्टीप्लाई कर लिया। 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 24। तो अब आपका ये जो सेकेंड इक्वेशन आया है ये क्या हो जाएगा, ये बना देगा आपका कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लाइन। ठीक है, कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लाइंस। तो अब जो आपकी पेयर ऑफ लाइंस आएंगी वो हो जाएंगी कोइंसिडेंट। तो आपने देखा कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन है, यानी जो लाइन हम बना रहे हैं वो हमारे नॉलेज पर डिपेंड है। कौन सी चीज का नॉलेज, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के रेशियोज का जो बिहेवियर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमें एक प्रॉब्लम दिया गया है, ये भी टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज 3.2। आपको बोला गया है कि इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करो। सॉल्व द x plus y equals to 5 and 2x plus 2y equals to 10। तो x प्लस y की वैल्यू 5 पहली इक्वेशन, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अगर आप इजीली देख लोगे आपको पता चल जाएगा कि ये इक्वेशन जो है वो कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, सो द लाइंस आर कोइंसिडेंट, ये आपको क्लियरली दिख जाएगा। बट यहाँ पर आपसे बोला गया है कि इसको सॉल्व करो ग्राफिकली। ठीक है, ये कोइंसिडेंट लाइंस है, तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आप लाइन को प्लॉट करोगे। लाइन को प्लॉट करने का तरीका क्या है, लाइन को प्लॉट करने का तरीका है पॉइंट्स निकालना। तो आपने x की वैल्यू सपोज 0 रखा तो y की वैल्यू आपको 5 मिली, फर्स्ट लाइन की बात कर रहे हैं। y की वैल्यू आपने 0 रखा तो आपको x की वैल्यू 5 मिल गई, सो यू गॉट द वैल्यू। इसी तरीके से अगर आप देखोगे दूसरे लाइन के लिए भी आपको सेम पॉइंट्स मिलेंगे। दूसरी लाइन में भी आपने x की जगह पर जब 0 रखा तो आपको y की जगह पर 5 मिल गया, और जब आपने x की जगह पर 5 रखा तो आपको y की जगह पर 0 मिल गया। तो आपने देखा कि दोनों लाइन सेम है। अब जब हम प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ हमें मिलेगा। ठीक है, अब बात हो रही है सॉल्यूशन की, ये सॉल्यूशन बताना है हमें। तो देखो इस पर आने वाला कोई भी पॉइंट आप सिलेक्ट कर लो। ठीक है, किसी भी तरह का पॉइंट आप सिलेक्ट कर लो। आप देख रहे होगे बहुत सारे हमें पॉइंट्स मिल सकते हैं, इवन जो इंटीजर कोऑर्डिनेट्स के, जैसे कि आपका ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है 4,1, ये भी आपका सॉल्यूशन बन सकता है। ये पॉइंट क्या है 3,2, ये भी सॉल्यूशन हो सकता है। ये पॉइंट क्या है 2,3, ये भी सॉल्यूशन हो सकता है। ये पॉइंट है आपका 4,1, ये भी सॉल्यूशन हो सकता है। और नॉन इंटीजर सॉल्यूशंस भी आपको मिल सकते हैं। सो इस तरह आपने यहाँ देखा ये पॉइंट है आपका -1,6, ये भी सॉल्यूशन हो सकता है। तो इस लाइन पर आने वाले किसी भी पॉइंट को हम उठा करके जितने सॉल्यूशंस चाहें उतने सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, बिकॉज कोइंसिडेंट के केस में हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, हमारे पास होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ओके, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है कि जब कोइंसिडेंट को प्लॉट करेंगे तो दो अलग अलग लाइन नहीं मिलेगी, एक ही लाइन मिलेगी। उसी लाइन के ऊपर आपको पॉइंट्स को सिलेक्ट करना होगा एंड दोस पॉइंट्स विल गिव यू द सॉल्यूशंस।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमें दो लाइंस फिर से दी गई है, वी हैव टू लीनियर इक्वेशंस और हमें इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो फिर से ग्राफिकली सॉल्व करने से पहले क्या चाहिए होता है, पहले हमें चाहिए होता है टेबुलेशन ऑफ पॉइंट्स। आपको टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ पॉइंट्स चाहिए। आपने इसमें सिंपली क्या किया, आपने इसमें पुट कर दी वैल्यू, सपोज x इज इक्वल टू 0, देन यू गॉट y इक्वल्स टू 6। दोबारा आपने क्या किया, आपने y की वैल्यू 0 रखा, तो आपको x की वैल्यू मिल गई 3। अब आपको यहाँ से 2 पॉइंट्स मिल गए। नाउ सेकंड इक्वेशन के लिए भी आप इसी तरह से टेबुलेटेड वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन के लिए आपने टेबुलेटेड वैल्यूज निकाली, आपने पुट किया x को वैल्यू 0, x को 0 पुट करने से आपको मिल जाएगा y की वैल्यू -2। देन आपने y को 0 पुट किया, तो y इक्वल्स टू 0 का मतलब हो जाएगा x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1। ओके, तो आपको दोनों लाइंस के लिए 2 सेट ऑफ पॉइंट्स मिल गए। आपको 2 पॉइंट्स मिल गए फर्स्ट लाइन के लिए और 2 पॉइंट्स मिल गए आपको सेकंड लाइन के लिए। अब हम लोग लाइंस को प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ प्लॉट इस तरह से आ रहा है, देख रहे होगे आप पॉइंट, ये हमारे पास पॉइंट हो रहा है 0,6। ओके, देन वी हैव अनदर पॉइंट, दिस इज 3,0, दिस इज 3,0 और हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है, दिस इज 1,0, 1,0 और दूसरा पॉइंट आपके पास आ रहा है 0,-2। ठीक है, तो ये आपने दोनों लाइंस को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ब्लू वाला जो आपका लाइन है ये है आपका 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 7, दिस इज 2x प्लस y इक्वल्स टू 6। और ये वाला जो लाइन है आपका ये है, दिस लाइन इज 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अब ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आप देखोगे ये आपका क्या होगा, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है। कोऑर्डिनेट्स की अगर हम पहचान करें तो कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या बन रहे हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स आपके बन रहे हैं x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें मिल गया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो कहता है कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, इसके वर्टिसेस निकालो, और यहाँ पर वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन भी डाल देते हैं, फाइंड द एरिया। तो ट्राइंगल की वर्टिसेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप देख रहे होगे कि ट्राइंगल की वर्टिसेस पे 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, इन्हीं के कोऑर्डिनेट्स आपको लिख देना है। तो आपने देखा कि अगर हम बात करें वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, लाइंस और एक्स एक्सिस से जो ट्राइंगल बन रहा है उसकी वर्टिसेस क्या हो जाएंगी, तो वर्टिसेस हैं 2,2, एक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो गया, 3,0 दूसरे का कोऑर्डिनेट हो गया एंड 1,0 ये तीसरे का कोऑर्डिनेट हो गया। ओके, तो ये इस तरीके से आपको 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। अब जो हम आगे अगर एरिया निकालने की बात करते हैं, देन वी विल सी दोज कॉन्सेप्ट्स इन coordinate geometry. So those who are interested, they can go and watch the lecture on coordinate geometry where you will find how to find the area of the triangle. So अब स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला मेथड जो हमारा अलजेब्राइक मेथड होता है, उसमें से सबसे पहला और सबसे इंटरेस्टिंग मेथड क्या है, जो बहुत ही सिंपल है, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये मेथड दिस इज वेरी सिंपल टू यूज, या इसको सिंपलेस्ट मेथड भी कह सकते हैं यूज करने के लिए, बिकॉज आपको कुछ भी नहीं करना होता है, सिंपल नंबर्स को इधर से उधर रखना होता है। कभी कभी ये मेथड थोड़ा सा लेंदी हो सकता है कैलकुलेशन में, बट फॉर यूज एंड फॉर कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, तो जैसे सपोज करो यहाँ पे हमें 2 इक्वेशंस दी गई हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो 2 लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, वेरिएबल है x एंड y। अब आपको क्या करना है, पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, पहले आप किसी भी इक्वेशन से, सपोज करो हमने पहली इक्वेशन ले ली, उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। जैसे कि हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकाली, तो x की वैल्यू आपने निकाला, आपको क्या मिल जाएगा, राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया आपने टर्म्स को, आपको मिल गया x इक्वल्स टू -c1 प्लस b1y अपॉन a1, ये आपको x की वैल्यू मिल गई। अब आपने ये x की वैल्यू उठा करके क्या करना है, पुट दिस वैल्यू obtained in equation 2, then putting the value in equation 2 we have a2x plus b2y plus c2 equals to 0। अब यहाँ से आपको देखो क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है लीनियर इक्वेशन तो है ही, बट एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, दिस इज हैविंग वन वेरिएबल ओनली, इसमें सिर्फ y एक वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को आप सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन से आपको मिल जाएगी वैल्यू ऑफ y, इससे आपको मिल जाएगी वैल्यू ऑफ y। ओके, तो वैल्यू ऑफ y से आप फिर सॉल्व कर सकते हो। अब y निकाला आपने, y निकालने के बाद उसको आपने रख दिया x में, इक्वेशन में रखा, इक्वेशन में रखने के लिए आपने वैल्यू निकाली फिर x की। कौन सी इक्वेशन में रख सकते हैं, तो इसका आंसर है किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, आप फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो और सेकंड में भी पुट कर सकते हो।
तो जो y की वैल्यू मिलेगी वो दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप रख दो, और रखने के बाद उसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व किया तो आपको मिल जाएगा रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x। अब आपके पास x की भी वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ गई, ये होगी आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो आपका सेकंड स्टेप है, इसमें आप एक जगह से वैल्यू निकाल करके दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हो। ठीक है, तो आप x से किसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हो? वेरिएबल y को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो इस एक्सप्रेशन में क्या आ रहा है, इस एक्सप्रेशन में x की जगह पर अब आपने क्या रख दिया? आपने y और कांस्टेंट टर्म्स को रख दिया। इसी वजह से ये कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब स्टूडेंट्स हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्ट होने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, एंड दिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग हाउ टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। तो देखो यहाँ पर दो इक्वेशंस आपको दी गई है, दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपने क्या किया? आपने फ्रॉम इक्वेशन 1 पहले इक्वेशन से आपने निकाला, फर्स्ट इक्वेशन से आपने निकाला x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। ठीक है, अब ये आप क्या करोगे? ये आप रख दोगे सेकंड इक्वेशन में। सो पुट दिस इन इक्वेशन 2। ठीक है, इसको आपने इक्वेशन 2 में रख दिया। अब इक्वेशन 2 में आपने x की जगह पर क्या रखा? 14 माइनस वाई। तो x की जगह पर 14 माइनस वाई हो गया, माइनस वाई इक्वल्स टू 4। सॉल्व करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 14 माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ऑन सॉल्विंग आपको मिलेगा y की वैल्यू 5। ओके, तो y की आपको 5 वैल्यू मिल गई। अब इसको आप पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, सपोज करो हम 1 में रखते हैं। तो पुट y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में आपने रख दिया y की वैल्यू 5। तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिलेगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 14। सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 9। ओके, सो द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या मिला आपको? यहाँ पर सॉल्यूशन आपको मिला x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। सो दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। s माइनस टी इक्वल्स टू 3। देखो वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, x y z a b c d। ठीक है, डिपेंड करेगा प्रॉब्लम पे, आपको समझना है। प्रॉब्लम के हिसाब से आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या वेरिएबल है यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल है s एंड t। तो पहली इक्वेशन आपकी क्या है? पहली इक्वेशन है आपकी s माइनस टी इज इक्वल टू 3। और दूसरी इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? दूसरी इक्वेशन से आपको मिलेगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू 36। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको मिल जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब देखो आप फर्स्ट इक्वेशन से, पहली इक्वेशन से आपने निकाला फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 से आपने क्या निकाला? इक्वेशन 1 से आपने निकाला s इक्वल्स टू 3 प्लस टी। 3 प्लस टी आ गया ये आपके पास। ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब s इक्वल्स टू 3 प्लस टी को आप पुट करोगे सेकेंड में। ठीक है, तो आप इसको रख दोगे पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में आपने इसको रख दिया। इक्वेशन 2 में रखने के बाद आपको क्या मिलेगा? 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल्स टू 36। सिंप्लीफाई वगैरह करने के बाद आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 6 प्लस 3t प्लस 2t दैट इज 5t इक्वल्स टू 36। सॉल्व करा आपने और आपने t की वैल्यू फाइंड करा, तो t की वैल्यू आपको मिल जाएगी 30/5 विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, t की वैल्यू आपको 6 मिल जाएगी। अब आपने क्या किया? अब आपने t की वैल्यू जो 6 आ गई है, इसको आपने यूज कर लिया इक्वेशन 1 या 2 में। सपोज करो हम इसको 2 में यूज करते हैं, तो t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आपने इसको रख दिया। इक्वेशन 2 में रखा तो आपको क्या मिलेगा? इक्वेशन 2 में आपने रखा तो ये आपको मिलेगा 2s प्लस 3 इंटू 6 इक्वल्स टू 36। ठीक है, सॉल्व करोगे आप तो आपको मिलेगा 2s इज इक्वल टू 36 माइनस 18 दैट इज 18। नाउ s इज इक्वल टू 9। तो आपको s की वैल्यू 9 मिल गई। तो सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा? हमारा सॉल्यूशन हो गया, so the required solution is s equals to 9 and t equals to 6। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब हम लोग इस प्रॉब्लम में देखते हैं, इस प्रॉब्लम में इक्वेशंस कुछ अलग तरह से लिखे गए हैं थोड़ा सा, बट अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें एक पैटर्न है। ठीक है, 0.2 0.3 1.3 0.4 0.5 2.3।
तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो आपको पता है कि पॉइंट जो है वो अगर एक डेसिमल प्लेस पे है तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशंस, मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशंस बाई 10। ठीक है, सबसे पहले आपने दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लिया 10 से, तो क्या बन जाएगा आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरह से आपके पास दूसरा हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास दोनों इक्वेशंस आ गए इंटीजर फॉर्म में, देखने में भी बढ़िया लग रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, अभी तक आप x की वैल्यू निकाल रहे थे, ठीक है, तो लेट अस ट्विस्ट इट, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें, ठीक है। सो अब हमने क्या किया, हमने x की जगह पर 2x की वैल्यू निकाली। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हमने क्या किया, 2x की वैल्यू निकाली। 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 माइनस 3y, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 2 जो है आपका, इक्वेशन 2 में यूज करते हैं। सो यूज इन इक्वेशन 2, कैसे यूज करेंगे भाई इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है 4x प्लस 5y। तो 4x क्या होता है, 2 इंटू 2x, ठीक है, 2 इंटू 2x, तो 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। सिंप्लीफाई करो उसको, तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ठीक है, सॉल्व किया आपने, तो 26 माइनस 23, दिस इज 3 एंड दिस इज इक्वल टू y। तो आपने देखा आपको y की वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है आपको, अब आपको यूज करना है, सो यूज y इक्वल्स टू 3 इन किसी भी इक्वेशन में यूज कर लो, सपोज करो हमने 1 में यूज कर लिया, ठीक है, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आपने यूज कर लिया, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2x प्लस 3y, सो 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 13, ठीक है। सब्ट्रैक्शन किया आपने, आपको मिलेगा 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 13 माइनस 9 हो जाएगा 4, सो दैट इज x इक्वल्स टू 2। तो आपने देखा कि हमें सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट तरह से किया, ठीक है, ये आपके लर्निंग एक्सपीरियंस को इंक्रीज करने के लिए। 2x भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल होना होगा। बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हम लोग अगर केयरफुली सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमारा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है और अननेसेसरी टर्म से हम लोग बच जाते हैं। ओके, सो अगेन वी हैव x इक्वल्स टू, सो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, सो द सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम्स आए हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इसमें दो काम होता है। देखो पहला काम क्या होता है, पहला काम होता है कि आपको लीनियर इक्वेशन दिया नहीं हुआ है, यू हैव टू फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, यानी कि आपको वेरिएबल का सिलेक्शन भी खुद से करना है, इक्वेशन भी बनाना है, उसके बाद आपको सॉल्व करके अपने आंसर को प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करना है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं पहले प्रॉब्लम पे। पहला प्रॉब्लम हमारा क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। सो लेट्स स्टार्ट, दो नंबर है, दोनों ही लापता हैं, तो लापता नंबर्स हैं तो उनको हम किसी वेरिएबल से डिनोट कर देते हैं। सो लेट द नंबर्स बी, लेट द नंबर्स बी x एंड y, ठीक है, नंबर्स आपने x प्लस x एंड y ले लिए। अब दोनों के बीच में डिफरेंस आप ले रहे हो तो आप किसी एक को बड़ा मान लो, सपोज करो कि x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, कोई भी ले सकते हो, x तो हमने y से बड़ा ले लिया, x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा फर्स्ट इक्वेशन x माइनस y इक्वल्स टू 26, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। अब आपके पास क्या हो जाएगा, अब दूसरा क्या है आपके पास, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है, ठीक है, तो बड़ा नंबर जो हो जाएगा वो छोटे नंबर का यानी x जो हो जाएगा वो y का 3 गुना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3y, ठीक है, ये हो जाएगा। ये इक्वेशन भी देखो केयरफुल है, अगर आप x और y का सिलेक्शन नहीं करोगे सही तरीके से, यानी अगर आप ये नहीं डिसाइड करोगे इसी पॉइंट पर कि कौन सा बड़ा है, ठीक है, तो ये इस स्टेप पे केयरलेसनेस आपके ये इक्वेशंस को मिसमैच करा सकती है, ठीक है। अगर मान लो आपने इधर x माइनस वाई इक्वल्स टू 26 लिया और दूसरी तरफ आपने y इक्वल्स टू 3x लिया, तो आपका सॉल्यूशन गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए, सो नाउ वी नीड टू सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 से हमने क्या किया,
सो अब हमने क्या किया, देखो इक्वेशन फर्स्ट से हमने निकाला x की वैल्यू, उसके बाद हमने इसको रख दिया इक्वेशन नंबर 2 में। तो हमारे पास क्या आ गया, 26 + y = 3y। सॉल्व किया तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 13। अब ये 13 वैल्यू को आप पुट कर दो, तो पुट y = 13 इन इक्वेशन 1 और 2, ठीक है, जिसमें भी चाहो उसमें भी रख दो। इन इक्वेशन 1 में मान लो रख दिया तुमने, तो इक्वेशन 1 में रखने से क्या हो जाएगा, x - 13 = 26, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपके पास x = 39, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास टू नंबर्स। सो द टू नंबर्स आर 39 एंड 13। सो द टू नंबर्स आर 39 and 13. Okay, so now we have another क्वेश्चन विच इज अगेन अ वर्ड प्रॉब्लम। तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया, ये प्रॉब्लम हमें फर्स्ट क्लास में भी किया था, इससे पहले वाले लेक्चर में भी किया था। वहां पर हमने इक्वेशंस बनाया था, ठीक है, देन ग्राफिकली उनको प्लॉट करके हमने देखा था किस तरह का उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। बट यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। तो देखो आप कॉस्ट को पहले सिलेक्ट कर लो। सो लेट द कॉस्ट ऑफ बैट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज ₹x, ठीक है, ये ₹x हो गया। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज ₹y। तो सबसे पहले आपको वेरिएबल्स का सिलेक्शन करना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब आपने जब वेरिएबल्स का सिलेक्शन कर लिया तो फिर आप इक्वेशन बना सकते हो। तो इक्वेशन, पहले इक्वेशन के हिसाब से क्या, देखो 7 बैट्स की कॉस्ट हो गई 7x, 6 बॉल्स की कॉस्ट हो गई 6y, और टोटल कितना दिया गया आपका 3800। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ये आपका पहला इक्वेशन आ गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 3 बैट्स और 5 बॉल्स दोबारा से लिए गए। तो 3 बैट्स का मतलब 3x और 5 बॉल्स का मतलब 5y। इसकी कॉस्ट कितनी हो रही है, 1750, ये इसकी कॉस्ट हो रही है, ठीक है। अब ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालना है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपने x की वैल्यू निकाली, क्या आ जाएगी आपकी x की वैल्यू, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, दिस इज 3800 - 6y/7, ठीक है, ये आपको x की वैल्यू मिलेगी। अब आपने यही x की वैल्यू उठा करके पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में। सो यूज दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 में आपने यूज कर लिया। तो क्या बन जाएगा आपके पास, बन जाएगा 3 × 3800 - 6y/7, ठीक है, क्योंकि 3x था आपके पास, प्लस 5y = 1750, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे आपको क्या मिलेगा, 3 × 3800, सो दिस इज 24, कैरी 2, 3 3 9 and 2 11, so this is 11,400 minus 18y, so plus this is 7 × 5 35y equals to 7 × 1750, 7 × 1750। अब इसको आप सब सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, सारे कांस्टेंट नंबर्स को एक साइड ट्रांसफॉर्म कर लो और वेरिएबल्स को एक साथ ऐड अप कर लो। सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी हैव 17y = 850 and dividing by 17 we have y = 50। तो y आ गया आपका। अब आप इस वैल्यू को पुट कर दो, तो पुट y = 50, y की वैल्यू 50 आपने पुट कर दिया, इसमें भी रख दो, सपोज कर आपने रख दिया इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में आपने रख दिया। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको वहां से मिल जाएगा 7x - 6y, तो 6 × 50 = 3800, ठीक है, 3800। अब आपने यहाँ से 7x की वैल्यू निकाली, 7x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 3800 + 300, ठीक है, 3800 प्लस, सॉरी दिस इज प्लस 6 × 50, तो ये 3800 माइनस 300 हो जाएगा, दिस इज 3800 माइनस 300 विच इज इक्वल टू 3500। तो ये हो जाएगा आपका 3500। अब आपने इसको सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने से आपको मिलेगा दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3500 अपॉन 7 विच इज इक्वल टू 500।
तो आपको मिल गया x, और तो कॉस्ट ऑफ बैट क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ बैट इज रुपीज x था आपका, सो कॉस्ट ऑफ बैट इज रुपीज 500, और बॉल का कॉस्ट क्या आ गया, बॉल का कॉस्ट आ गया आपका रुपीज 50। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम में पूछा गया है एंड में आपको आंसर उसी फॉर्म में लिखना है। ठीक है, आपको एक्स वाई में आंसर नहीं लिखना है। ओके, तो अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट प्रॉब्लम पे। लास्ट प्रॉब्लम हमारा है फ्रैक्शन से रिलेटेड। ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और अक्सर बोर्ड में आपका इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो फ्रैक्शन में आपको पता है दो अननोन होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अब हम स्टार्टिंग करते हैं, हमें फ्रैक्शन पता नहीं है। अगर प्रॉब्लम में आप देखें तो आपसे पूछा गया फाइंड द फ्रैक्शन, तो हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं लेट द फ्रैक्शन बी। ठीक है, फ्रैक्शन को हम ले लेते हैं सपोज x अपॉन वाई, यानी कि हमारा न्यूमरेटर हो गया x और डिनोमिनेटर हो गया y। ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। अब इसमें बोला गया है इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, फ्रैक्शन बन जाता है 9/11। तो अगर आप दोनों में 2 ऐड कर लो तो ये जो फ्रैक्शन का सिंप्लीफाइड फॉर्म आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 9/11। ठीक है, 9/11 क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18। So now from here we have the first equation 11x minus 9y equals to -4। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। ठीक है, देखो सिंपल स्टेप्स को चलते चले जाओगे आपको इक्वेशन मिल जाएगा। अब दूसरी कंडीशन की बात करो, तो दूसरी कंडीशन में क्या बोला गया, इफ 3 इज एडेड टू बोथ, तो अगर दोनों में 3 ऐड कर दिया जाएगा तो न्यूमरेटर आपका क्या बनेगा x प्लस 3, डिनोमिनेटर क्या बनेगा आपका y प्लस 3। अब फ्रैक्शन में चेंज किया गया, फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। now again cross multiplying and simplifying we have this comes out to be 6x minus 5y and this is 18 minus 15, so this is -3। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो देखो यहाँ तक हमने क्या किया, यहाँ तक हमने इक्वेशंस को फ्रेम किया। अब हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं एंड देन वी विल फाइंड द सॉल्यूशन, व्हाट इज द फ्रैक्शन, x और y की वैल्यू से हमें फ्रैक्शन मिल जाएगा। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड के हिसाब से क्या करना चाहिए, हमें हमें x की वैल्यू निकालना है, तो किसी एक इक्वेशन से निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम हम इक्वेशन 1 पहले इक्वेशन से हमने निकाला तो हमें मिला x की वैल्यू आ रही है 9y माइनस 4 होल अपॉन 11, 9y माइनस 4 होल अपॉन 11। ठीक है, नाउ ये वैल्यू आप क्या करोगे, इस वैल्यू को आप पुट कर दो इक्वेशन 2 में। सो पुट दिस इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में आपने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट किया तो आपको क्या मिलेगा, 6x है वहां पर, तो आप इसी पूरे वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 9y माइनस 4 होल अपॉन 11। ठीक है, ये वैल्यू आपका पूरा 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 5y इक्वल्स टू -3। अब आप देख रहे हो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 11 है, तो LHS RHS पूरे को 11 से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा, इक्वेशन आपका बन जाएगा 54y माइनस 24 देन माइनस 55y इक्वल्स टू -33। नाउ बैलेंसिंग एंड एडजस्टिंग द वेरिएबल्स और कांस्टेंट सभी को आप बैलेंस करोगे तो यू विल गेट y इक्वल्स टू 33 माइनस 24, so that is 6 plus 3 9। ओके, तो y की वैल्यू आपको क्या मिल गई, y की वैल्यू आपको मिल गई 9 प्लस 9। ओके, ये हो गया आपका y। अब आपको क्या निकालना है, आपको x निकालना है फ्रैक्शन कंप्लीट करने के लिए। सो आप यूज करोगे, यूज y इक्वल्स टू 9 इन किसी भी इक्वेशन में यूज कर सकते हैं। सपोज करो हमने यूज कर लिया इक्वेशन नंबर 2 में। ओके, तो 2 में यूज कर लिया हमने, तो हमने सेकंड इक्वेशन में रख दिया 6x माइनस 5y यानी 5 इंटू 9 इक्वल्स टू -3। तो अब आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास आ रहा है 6x इक्वल्स टू 9 5 जा 45 प्लस में आ जाएगा इधर -3, 45 माइनस 3 इज 42। अब आपने देखा कि ये 42 क्या बन जाएगा आपका, 6x की जगह पर 42 आ गया इक्वल्स टू, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7। okay, x equals to 7। so the fraction is the required fraction is x by y यानी कि 7/9। ये आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो जाएगा।
ठीक है, तो ये आपके वर्ड प्रॉब्लम्स थे जो हमारे चल रहे थे एक्सरसाइज 3.3 से। ओके, अब हम आज का असाइनमेंट दिखाते हैं और इस असाइनमेंट को वी विल डिस्कस द असाइनमेंट्स एंड द डाउट्स इन द नेक्स्ट लाइव सेशन। तो स्टूडेंट्स, ये असाइनमेंट है, असाइनमेंट के क्वेश्चंस आपको ध्यान से देखने हैं और ये क्वेश्चंस 3.3 एक्सरसाइज के हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं। सॉल्व करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अपने लाइव सेशन में हम लोग इसी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, जो डाउट्स होंगे आपके, जो आज के क्लास से आपके डाउट है उसको डिस्कस करेंगे, प्लस कोई और कंसेप्चुअल डाउट अगर आपके पास है तो वो हम उसको लाइव सेशन में, अपने नेक्स्ट लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। सो ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू सॉल्व द असाइनमेंट, डाउट्स को नोट आउट करो और अपने ग्रुप्स में सेंड करो। असाइनमेंट्स के साथ डाउट्स क्वेरीज को आप लाइव क्लास से पहले सेंड करोगे, सो दैट विल बी इंक्लूडेड इन द लाइव सेशन। So thanks to all of you for watching this lecture, and in the next lecture we will see some more topics on linear equations.